ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग बचे हुए डिजीज को खत्म करेंगे, उसके बाद हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो वायरस के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं हेलमिंथीज यानी क्रीमी, आम भाषा में वर्म्स। क्या कहते हैं? हेलमिंथ्स। ठीक है, हेलमिंथ्स। इसी को कहते हैं वर्म, हिंदी में इसको कहते हैं क्रीमी। क्रीमी। सो क्रीमी से फैलने वाले दो ही रोग हैं, मतलब कि और भी है लेकिन हमें इंपॉर्टेंट दो हैं, उन्हें याद रखना है। कौन से हैं? तो पहला तो होता है डायरिया। डायरिया जिसको हिंदी में कहते हैं अतिसार। डायरिया हिंदी में से क्या कहते हैं? अतिसार। अब देखो डायरिया में होता क्या है। डायरिया में हमें दस्त और उल्टी दोनों एक साथ होता है। क्या? दस्त और उल्टी दोनों एक साथ होता है। अच्छा, हेलमिंथ्स जब मैं कह रहा हूं तो ये क्रीमी समझ में आ रहा है क्या होता है? देखो बेसिकली कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना। कभी कभी हम जो बच्चे होते हैं छोटे, बहुत चॉकलेट या मीठा बहुत खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हेलमिंथ्स, क्रीमी। तो ये क्रीमी कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से जो फेमस होता है जैसे राउंड वॉर्म, इसी को रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। फिर टेप की तरह होता है तो टेप वॉर्म, चपटा सा रहेगा उसे टेप वॉर्म कहेंगे। फिर हुक की तरह रहता है तो हुक वॉर्म, समझ में आ रहा है? हुक वॉर्म। इसी तरीके से विप वॉर्म, फिर कोसीडिया। कोसीडिया, ठीक है। ये सारे के सारे क्रीमी है, कीड़े हैं। इन्हीं कीड़ों से होने वाले डिजीज को हम हेलमिंथीज डिजीज कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो अतड़ियां होती हैं, उनको खराब करती हैं। उनको जा करके चाल देंगी, पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने क्या बताया? पहली डायरिया। डायरिया में क्या होता है? उल्टी और दस्त। आप उल्टी होगी, मुंह से भी आपका लिक्विड पूरा निकलेगा, पानी निकलेगा। दस्त होगा, संडास होगा, पीछे से भी सब कुछ निकलेगा। तो डायरिया में हमारे बॉडी में पानी की कमी बहुत भयानक हो जाती है। किसकी कमी? वाटर की कमी हो जाती है। पानी की बहुत भयानक कमी हो जाती है। और हमको पता है कि हमारे सेल में अगर 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, 10% पानी की कमी हो जाएगी तो इंसान की मौत हो जाती है। तो पहले टाइम पीरियड में जब डायरिया का खोज नहीं हुआ था, दवा नहीं निकला हुआ था, तब डायरिया की वजह से लोगों की बहुत मौत होती थी। अकबर जैसा राजा, उसकी मौत डायरिया की वजह से हुई थी। सोच सकते हो, अकबर जैसा जो राजा था उसकी मौत डायरिया की वजह से हुई। तो ये डायरिया कौन से कृमि के द्वारा फैलता है, मतलब जो कीड़ा है उस कीड़े का नाम क्या है? डायरिया को फैलाने वाले कीड़े का नाम क्या है? उसको कहते हैं एस्कैरिस। किसके द्वारा फैलता है? एस्कैरिस। एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस। एस्कैरिस। डायरिया किसके द्वारा फैलता है? एस्कैरिस के द्वारा। एस्कैरिस क्या है? एक तरीके का कीड़ा है, कृमि है। ठीक है, कृमि है। उसके बाद दूसरा जो डिजीज आता है उसे हम कहते हैं फाइलेरिया। क्या कहते हैं? फाइलेरिया। फाइलेरियासिस कहो या फाइलेरिया कहो। फाइलेरियासिस या फाइलेरिया कहो। देखो, फाइलेरिया को हिंदी में हम कहते हैं हाथी पांव। हाथी पांव। किसी किसी का पैर आप देखो, एक पैर एकदम हाथी की तरह हो जाएगा, मतलब मोटा सा, और दूसरा पैर नॉर्मल रहता है। तो फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस या हाथी पांव किसके द्वारा फैलता है?
कृमि के द्वारा, कृमि, तो उस कृमि का क्या नाम है? उस कृमि का नाम है वुचेरिया। क्या नाम है? वुचेरिया। ठीक है, वुचेरिया, वुचेरिया, वुचेरिया। ठीक है, वुचेरिया, वुचेरिया। कृमि का नाम क्या है? वुचेरिया, वुचेरिया। अच्छा, ये जो कृमि है ना, जैसे कि ये जो कीड़ा है, हेलमिंथीज है, ये नॉर्मली मान लो कि कोई जंगली इलाका है, वहां पर पानी इकट्ठा है, वहां पर एक कीड़ा है, आप गए तो आपको अगर इसने किसी भी तरीके से आपके शरीर के अंदर या आपके पैर में काट लिया या आपके मुंह के थ्रू वो चला गया अंदर, तो आपको फाइलेरिया बना देगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये मच्छरों के ऊपर बैठे होते हैं। कौन से मच्छर? तो होता क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? क्यूलेक्स मॉस्किटो की सवारी करते हैं, मतलब उन्हीं के ऊपर बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं करते हैं। उन मच्छरों को ये उचेरिया कुछ नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो मच्छर किसी इंसान को काटते हैं, वो उचेरिया चला जाता है उस इंसान के अंदर और जा करके उनका पैर एकदम हाथी की तरह कर देगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइलेरियासिस या फाइलेरिया, फाइलेरियासिस या फाइलेरिया। देखो, जो डायरिया होता है, ये कीड़ा दिखाई दे रहा है, कभी कभी बच्चों के पेट में से कीड़े निकलते हैं एकदम भयानक भयानक। ठीक है, तो ये डायरिया, डायरिया किसकी वजह से होती है? एस्कैरिस, एस्कैरिस, ASCARIS, एस्कैरिस कृमि की वजह से, एस्कैरिस कृमि की वजह से। लेकिन यही, इसको हम क्या कहते हैं? फाइलेरियासिस, हाथी पाव, हाथी पाव। तो किसकी वजह से होता है हाथी पाव? बुचेरिया, बुचेरिया। ठीक है, बुचेरिया, बुचेरिया, बुचेरिया। बुचेरिया कृमि किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। अच्छा, एक बात बताओ, अब तक हमने कौन कौन से डिजीज के बारे में पढ़ी? मतलब कि जैसे पहली हमने पढ़ी थी डेफिशिएंसी डिजीज, है ना? डिफिशियंसी यानी कमी से होने वाले रोग, जैसे कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, मैरास्मस वगैरह देखा था। उसके बाद हमने देखा था जेनेटिक्स, जेनेटिक यानी अनुवांशिक रोग देखा था। फिर हमने देखा था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मैंने ट्रिक क्या बताया था? पे काम सोप, प से प्रोटोजोआ, प से पे काम सोप। उसके बाद हमने देखा था फंगस, 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 फंगस। फिर हमने देखा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। फिर हमने देखा वायरस, वायरस। उसके बाद अभी हमने देखा हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स यानी वर्म, वर्म। ठीक है, वर्म। अब देखो, एक बात बताओ, जैसे प्रोटोजोआ का तो मैंने ट्रिक ट्रिक बता दिया था। क्या था प्रोटोजोआ का? पे काम सोप, पे काम सोप। फंगस का क्या था? फंगस का, फंगस का ए दाद हाग, है ना? ए दाद, दाद हाग। बैक्टीरिया का क्या था? बैक्टीरिया का डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। उसके बाद वायरस का क्या बताया था मैंने? एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे
छोग, खटरा, हिम, हरे। ठीक है, एड़े पोचे छोग, खटरा, हिम, हरे। ये ट्रिक इतना याद है। अब देखो, इसमें से मैंने कहा था कि कुछ ऐसे डिजीज हैं जो किसी मक्खी या मच्छर के द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं। उनसे होता नहीं है, लेकिन उनसे फैलता है। वो डिजीज चाहे प्रोटोजोआ से होगा, फंगस से होगा, बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा या हेलमिंथिस से होगा, लेकिन इन सब चीजों को फैलाने के लिए कोई न कोई वाहक चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? तो जो भी मक्खी या मच्छर रोगों को फैलाते हैं, रोगों को इन द सेंस जिनसे रोग होता है उनको फैलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। और उनसे होने वाले रोग को हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। क्या कहते हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर का मतलब समझ में आया? वेक्टर का मतलब वो मक्खी या मच्छर जो किसी प्रोटोजोआ, किसी फंगस, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस या किसी हेलमिंथीज को फैलाते हैं और फिर उसके बाद हमें अलग अलग रोग होता है। तो इससे भी सवाल तो पूछता है। ठीक है, तो देखो, पहला याद रखना कि मलेरिया कहेगा कि मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, तो मलेरिया मादा एनाफिलीज। तो मैं एनाफिलीज लिख दूं, एनाफिलीज। ठीक है, मादा एनाफिलीज ये मच्छर का नाम है और ये रोग का नाम है, मलेरिया मादा एनाफिलीज। लेकिन क्या मलेरिया इस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है? लेकिन क्या इस मच्छर से होता है? नहीं। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। पे, काम, सोप, जिसमें पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोनिक बीमारी और पायरिया था। ये प्रोटोजोआ को कौन फैलाता है? एनाफिलीज। एनाफिलीज। उसी तरीके से अभी हमने जो देखा फाइलेरियासिस, हमने क्या देखा? फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव। हाथी पांव बताओ, अभी बताया कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है? हाथी पांव कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है? तो क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। उसी तरीके से होता है हमारा डेंगू। डेंगू। डेंगू को फैलाने वाले मच्छर का नाम है एडीज। क्या नाम है? एडीज। एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज मच्छर से फैलता है डेंगू। एडीज मच्छर से फैलता है डेंगू। ये तीन मैंने डेंगू के नाम बता दिए, मतलब मच्छर से फैलने वाले रोगों के नाम बता दिए। उसके बाद कुछ होती है मक्खियां, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम कहते हैं सोने की बीमारी। ये सीसी मच्छर, टीएसई मच्छर नहीं, टीएसई टीएसई, ये मक्खी है, फ्लाई। इसको हम कहते हैं सीसी फ्लाई के द्वारा, यानी सीसी मक्खी के द्वारा होता है स्लीपिंग सिकनेस। फैलता है, होता नहीं है, फैलता है। ठीक है, फैलता है। सोने की बीमारी होता है प्रोटोजोआ से, लेकिन इस प्रोटोजोआ को फैलाता कौन है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। उसी तरीके से होता है कॉलेरा। कॉलेरा। कॉलेरा एक घरेलू मक्खी से होता है। घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी। होम फ्लाइज। होम फ्लाइज। होम फ्लाइज। ठीक है, घरेलू मक्खी से होता है कॉलेरा। घरेलू मक्खी से होता है कॉलेरा। उसके बाद आता है काला जार। काला जार, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही काला जार ही कहते हैं। और काला जार को फैलाती है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई यानी बालू पर रहने वाली मक्खी। बालू मक्खी। बालू मक्खी। बालू मक्खी। बालू मक्खी। तो ये मच्छर और मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं, न कि होने वाले, है ना?
न कि होने वाले। होते किससे हैं? चाहे कोई प्रोटोजोआ से होगा, कोई फंगस से होगा, कोई बैक्टीरिया से होगा, कोई वायरस से होगा, कोई हेलमिंथिस से होगा। लेकिन इन सबको फैलाता कौन है? तो ये मच्छर या मक्खी। मच्छर या मक्खी। तो याद रखना, ये पूछता भी है कि मलेरिया कौन से मच्छर के द्वारा? तो मादा एनाफिलिस, फाइलेरियासिस, क्यूलेक्स, डेंगू, एडिस, स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई, कॉलेरा, घरेलू मक्खी, होम फ्लाई, कालाजार, सैंड फ्लाई, कालाजार, सैंड फ्लाई। तो हम यहाँ 7वां लिख दें, वेक्टर बॉर्न। 8वां, वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज को समझ जाओ, वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज ये हमने देख लिया। अब एक डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, कई बार इसको भी पूछता है, कैंसर के बारे में। कैंसर को हम कहते हैं कर्क रोग। कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रोग। देखो पहले कैंसर के बारे में समझो, फिर इमेज दिखाता हूं। कैंसर हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रोग। कर्क रोग। देखो हमारे शरीर में हमको पता है कि सेल डिवीजन होता है। हमें अगर कहीं चोट लगा, हमारे कुछ सेल्स मर गए, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए आजू बाजू की कोशिकाएं उसका विभाजन कर देंगी और नई कोशिका जनरेट हो जाएगी। लेकिन कभी अगर हमारे शरीर में मान लो कि 100 कोशिका मर गई, ठीक है, लेकिन जो हमारा सेंट्रोसोम है वो पागल हो गया, उसने 100 की जगह 10,000 कोशिका को रीजनरेट कर दिया। 10,000 कोशिका को रीजनरेट कर दिया, जबकि हमें जरूरत थी 100 की। तो भाई बचे हुए बाकी का क्या होगा? तो हमारे शरीर में कोई न कोई ऐसा अंग बन के निकल जाएगा, और यही कैंसर कहलाता है। कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो कैंसर में जो अनकंट्रोल्ड सेल का जो डिवीजन होता है, मतलब कि जो अंधाधुन सेल कोशिकाएं बनती जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल। कैंसर के सेल को क्या कहते हैं? स्टेम सेल। कैंसर के सेल को क्या कहते हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल। स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल। फिर पूछेगा कि कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है? व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ कैंसर? तो कैंसर की स्टडी ओंकोलॉजी कहलाती है। ओंकोलॉजी। 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 ठीक है, ओंकोलॉजी। अब अगर यही कैंसर हमारे ब्रेन में हो जाता है, तो ब्रेन में, तो हमने कहा कि जब जरूरत से ज्यादा सेल विभाजन हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा, तो हमारे यहाँ कोई न कोई नया अंग बनना शुरू हो जाएगा, तो वही शरीर में गांठ बन जाती है। तो ब्रेन में जब स्टार्टिंग अवस्था होती है कैंसर की, तो उसे हम कहते हैं ट्यूमर। सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और अगर ब्लड में अनकंट्रोल्ड तरीके से हो गया, ब्लड का सेल डिवीजन जो होगा, अगर वो अनकंट्रोल्ड तरीके से हो गया, तो उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। तो ब्रेन में होने वाले कैंसर को ट्यूमर, ब्लड में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया। 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 अब आओ उधर। अब देखो इसमें जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? यही सारे के सारे हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल। और यही जब हो जाएंगे, हमें जब कैंसर हो जाएगा शरीर के किसी भाग में, तो वहां पर गांठ बन जाएगा, पूरा एक्स्ट्रा मांस निकल जाएगा, और धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा और हमारी जान ले लेगा। सर में हो गया तो हेमरेज कर देगा, पूरा ब्लॉकेज कर देगा, आदमी मर जाएगा। तो इन्हीं स्टेम सेल्स को क्या कहते हैं? इन्हें स्टेम सेल्स। इन्हें मारने के लिए हम गामा रे का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं?
गामा रे, गामा रेज, गामा रेज, गामा रेज। अब ये गामा रेज कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कोबाल्ट 60, याद रखना, ये कहेगा कि गामा रेज कीमियोथेरेपी, इस थेरेपी को क्या कहते हैं? कीमियोथेरेपी। एक्चुअली में ये जो थेरेपी होती है इसको हम कहते हैं कीमियोथेरेपी, थेरेपी। तो पूछेगा कि कीमियोथेरेपी में जो गामा रे जनरेट किया जाता है वो किससे होता है? तो कोबाल्ट 60 से, कोबाल्ट 60 से। ये गामा रे क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और ये जो सेल्स होते हैं उन्हें मार देता है, उन्हें मार देता है। लेकिन ये सेल्स इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ वक्त के लिए मर जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन फिर से ये अपना विभाजन शुरू कर देते हैं। तो आप देखोगे कि अगर किसी का कैंसर बहुत इनिशियल स्टेज पर है तब तो वो ठीक होने की संभावना हो जाती है। लेकिन अगर कैंसर कैंसर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज पर चला गया तब कीमियोथेरेपी से भी कुछ काम नहीं होता है। हाँ, कीमियोथेरेपी बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लाइफ टाइम दे देगा। अगर आप 1 साल के अंदर मरने वाले हैं तो आप 2 साल 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपका मरना फिक्स है। समझ में आ गया? तो कैंसर के बारे में क्लियर हो गया। कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रोग। कैंसर की स्टडी ओंकोलॉजी। कैंसर सेल को स्टेम सेल। और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किए जाने वाले थेरेपी को कीमियोथेरेपी। ब्रेन में हो गया तो ट्यूमर, ब्लड में हो गया तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। इतना क्लियर है? चलो अब हम एक चीज और सीख लेते हैं कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के 5 साल 7 साल तक उसे दवाइयां दी जाती हैं, उसे टीके लगवाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। अब देखो, वैक्सीनेशन समझने से पहले ये समझो कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन देखो, जैसे अभी के समय में क्या फैला हुआ है? कोरोना। ठीक है, कोरोना। कोरोना क्या है? एक डिजीज है। किससे फैलता है? तो कोविड 19 से, है ना। 19 तो ये 2019 में आया था, इसके लिए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, कोविड। अब एक कोविड जो है ये भी फैमिली है, अलग अलग वायरसेस की फैमिली है, वहां से आया हुआ है। अब यहां समझो कि ये जो कोरोना है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? कोरोना की कोई दवा नहीं है, लेकिन इसका वैक्सीन निकला। वैक्सीन कैसा है कि हमें, इंसान को पता है कि भाई जो इंसानी शरीर है उसके अंदर की बनावट ऐसी है कि बाहर से अगर कोई भी चीज शरीर के अंदर घुसता है तो ये लोग एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? एंटीबॉडी, उससे लड़ने की क्षमता। जो कहते हैं ना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो लड़ने की क्षमता को जनरेट करते हैं। तो जैसे पहली बार इंसान के अंदर कोरोना घुसा तो अभी हमारा शरीर उससे परिचित नहीं था, तो जब तक वो एंटीबॉडी को जनरेट कर रहा था तब तक कोरोना हावी हो जाता और आदमी की मौत हो जाती। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसी कोरोना को लिया, लैब में इसको मार मार के, थूर कूच के इसको कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? वीक कर दिया, मतलब अधमरा पहले से कर दिया। अब ये अधमरे को ये हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते थे। तो जैसे ही हमारे शरीर में जाता था, हमारे जो WBC हैं वो लड़ाई करना शुरू कर देती थी, टी सेल एक्टिवेट हो जाती थी और हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होना शुरू हो जाता था। तो क्योंकि कोरोना अभी कमजोर था, वीक था, तो हमारी एंटीबॉडी उस पर हावी हो जाती थी और जैसे ही लड़ाई होती थी हमें आ जाता था बुखार। तो फर्स्ट डोज जब आपने लिया होगा कोरोना का, कोविड का, तो आपको बुखार आया होगा। तो बुखार आना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर मारी मारा चालू हो चुका है कोरोना और आपके एंटीबॉडी के बीचों बीच। ठीक है, अब
हमारे शरीर ने पहचान लिया कि अच्छा ये कोरोना है कुछ, और जैसे ही आएगा तो उसके लिए हमें कौन से एंटीबॉडी जनरेट करनी है। तो आपने पहला डोज लिया और इसी बीच आपको मान लो कोरोना वायरस ने अटैक किया, तो हमारी बॉडी जाते ही तुरंत पहचान जाएगी, कहेगी ओ हो अभी तो आया था, इसको हमने पीटा है, ये वही वापस आ गया, चलो इसको मारते हैं। तो आपको जो अभी नया कोरोना घुसा है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से पहचान चुकी है। उस कोरोना के प्रति आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमको पता है कि हमारे ये जो दुनिया है, दुनिया में हर जगह वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, हेलमिंथीज है। तो जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है वहां वो बहुत सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे वो नए एनवायरमेंट में आता है तो उसे तरह तरह की बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं मारने के लिए। तो उन्हीं बीमारियों से बचाने के लिए हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं टीकाकरण करते हैं। क्या करते हैं? टीकाकरण। टीकाकरण ये करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ आज भी ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं जो अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाते हैं, उनको वैक्सीनेट नहीं करवाते हैं, तो उनकी वजह से बीमारियां फैलती भी हैं और उनके बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो समझते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के उसे कौन कौन से वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में समझे? ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, ठीक है, पहला जैसे ही बच्चा पैदा हो गया तो आफ्टर बर्थ बच्चे को बहुत ही, जैसे पोलियो तो 2 बूंद दी जाती है नॉर्मली 5 साल तक के बच्चों को, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है उसे आधी बूंद के बराबर नाम मात्र पहले दे दिया जाता है पोलियो। इसे हम कहते हैं जीरो पोलियो। जीरो पोलियो, क्योंकि ये पोलियो उन्हें पिलाया जाता है, चटाया जाता है, तो उसे कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन को क्या कहेंगे? ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, क्योंकि ये पिलाया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं ओपीवी। ओपीवी, तो आप ये टर्मिनोलॉजी कई बार सुनोगे, ओपीवी देना है, ओपीवी देना है, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, उन्हें पिलाना है। तो बच्चों को चाहे 1 बूंद पिलाया जाए, 2 बूंद पिलाया जाए, जो चीजें पिलाई जाती है उसे हम कहते हैं ओरली दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसे पहले बहुत कम मात्रा में पोलियो दिया जाता है, जिसे जीरो पोलियो कहते हैं, क्योंकि ये पिलाया जाता है इसलिए इसे ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन कहा जाता है। उसके बाद बच्चे को पैदा होने के बाद ही बीसीजी का टीका, यानी टीबी से बचाने के लिए बीसीजी, जिसको हम कहते हैं बैसिले कालमेट यूरिन, टीबी का टीका दिया जाता है। समझ में आया? बैसिले कालमेट यूरिन। जैसे मान लो कि बच्चा घर पर पैदा हुआ, अगर हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ, तब ये बीसीजी का टीका तो नहीं लग पाएगा, ना ही जीरो पोलियो हो पाएगा। तो बच्चे के जन्म के 45 दिन के अंदर ही अंदर ये सारी की सारी चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद जैसे बच्चा 1.5 महीने का होगा, यानी 6 हफ्ते बाद, आफ्टर 6 वीक, 6 वीक मतलब लगभग वही 1.5 महीना, क्योंकि 4 वीक का 1 महीना, तो 1.5 मंथ। ठीक है, 1.5 महीने बाद अब उसे एक 5 रोगों का मिक्सर, मतलब कि 5 रोगों से लड़ने के लिए एक दवाई दी जाती है, उसे हम कहते हैं पेंटावेलेंट। क्या कहते हैं? पेंटावेलेंट। इसमें 5 चीजें डिजीज से, मतलब कि 5 चीजों से लड़ती है ये दवा, एक ही सीसी में रहता है। जैसे मैं इसमें दिखाता हूं, देखो ये दिखाई दे रहा है,
इसे कहते हैं पेंटावेलेंट। इसमें 5 चीजें कौन कौन सी? टीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। डिप्थीरिया गले वाली रोग, पर्ट्यूसिस काली खांसी, टिटनस हमको पता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ताकि ये अपना पीलिया वगैरह ना हो पाए, और एक निमोनिया का, ठीक है, निमोनिया का हीमोफिलियस टाइप बी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसको कहते हैं निमोनिया का रहता है ये, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है, उसे पीसीवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीसीवी, तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये 5 दवाइयों का मिश्रण होता है, इसे हम कहते हैं पेंटावेलेंट। पेंटा शॉर्ट फॉर्म में इसे हम पेंटा भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पेंटा। तो पेंटा का एक डोज यहां लग जाता है, कब? 1.5 महीने बाद। अब यही पेंटा का डोज हर 28 दिन बाद, एवरी 28 डेज, हर 28 दिन बाद इन्हें 3 बार दिलाना पड़ता है पेंटा का। यानी एक 1.5 महीने का हो गया, फिर 28 दिन बाद एक पेंटा का डोज और लगेगा, फिर 28 दिन बाद एक पेंटा का डोज और लगेगा। उसके बाद पेंटा का बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि बूस्टर डोज वगैरह कब दिया जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चा जैसे ही 9 महीने का होगा, 9 महीने का, ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। अगर आप महिला हैं तो आपको बहुत जरूरी है ये सब चीजें याद रखना। दूसरी चीज, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद बच्चे को खसरे का टीका लगाया जाता है। इंजेक्शन रहता है सब, मिजल्स, ठीक है, मिजल्स यानी खसरा, खसरे का टीका लगाया जाता है। खसरे के बाद जापानी बुखार या मस्तिष्क ज्वर का टीका लगाया जाता है, जिसे कहते हैं इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस, इसे जापानी बुखार या मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। और साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर विटामिन ए दिया जाता है, विटामिन ए पिलाया जाता है, ये ओरली विटामिन ए। अब ये विटामिन ए का डोज इन्हें कुल 9 बार देना पड़ता है, हर 6 महीने पर, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पर ये विटामिन ए का डोज कितनी बार दिया जाएगा? 9 बार। समझ में आया? 9 बार विटामिन ए, ताकि उनकी आंखों में कमजोरी ना आए, रतौंधी वगैरह ना हो, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 5 साल का होगा, देखो पोलियो तो हर टाइम उसको पिलाया जाएगा, 5 साल तक पोलियो कंटिन्यू पिलाते रहेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद जब बच्चा 5 साल का होगा, 5 साल का नहीं, अभी 9 महीने का हुआ ना, तो 14 से 16 महीने का होगा, आफ्टर 14 to 16 मंथ, जब वो 14 से 16 महीने के, यानी लगभग 1.5 साल का जब होगा, लगभग 1.5 साल का जब होगा वो, तब उसे टीपीटी या पेंटा का बूस्टर डोज दिया जाएगा। पेंटा का क्या दिया जाएगा? पहला बूस्टर डोज, फर्स्ट बूस्टर डोज। जैसे अभी कोरोना का भी बूस्टर डोज आया था, पहले कोरोना का लगा, फिर 3 महीने बाद दूसरा डोज लगा, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बूस्टर डोज भी लगवाना है, ठीक है। तो 1.5 साल बाद उसे पेंटा का पहला बूस्टर डोज लगेगा। उसके बाद 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, पांचवा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उसे पेंटा का फिर से बूस्टर डोज लगेगा, पेंटा का सेकेंड बूस्टर डोज, ठीक है, सेकेंड बूस्टर डोज, सेकेंड बूस्टर डोज, सेकेंड बूस्टर डोज, ठीक है, सेकेंड बूस्टर डोज। उसके बाद 5 साल तक, कम से कम ये जो वैक्सीनेशन है ये 5 साल तक उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद बच्चों में इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, फिर उन्हें किसी भी चीज की समस्या नहीं होती है, ठीक है। और 5 साल तक तो पोलियो उन्हें लगातार पिलाना ही चाहिए। और ये सारी की सारी काम, जैसे कि आप अगर गांव में रह रही हैं तो आप अपने गांव के आंगनवाड़ी महिलाओं से मिलिए, उन्हें इनके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, हेल्थ केयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गांव गांव तक फैलाने का काम आंगनवाड़ी महिलाओं का ही होता है, ठीक है, और वो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं।
तो जब वो आपके घर आए, आपको पोलियो आपके बच्चों को पिलाएं। अगर आप देखो कि आपके घर में कोई पोलियो नहीं पिला रहा है तो उन्हें बताइए, ये जरूरी है। नहीं तो लोग पोलियो नहीं पिलाते हैं और फिर वही पोलियो जो वायरस होते हैं वो फैलते हैं और धीरे धीरे पूरे समाज को खराब करते हैं। तो एक समाज को हेल्दी रखने का काम हर इंसान का होता है, सिर्फ सरकार का नहीं। समझ में आया? और इसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो होती है महिलाएं हमारी, क्योंकि घर में ज्यादातर देखा जाता है कि हमारे मम्मी दादी बुआ यही सब रही हैं, मतलब महिलाएं ज्यादातर घर में रहती हैं, पुरुष मैक्सिमम में बाहर रहते हैं। तो उन्हें इस बात से वो कमाने में ही व्यस्त रहते हैं। बट एक सोसाइटी को अगर बांध कर कोई रखता है तो वो होती है महिलाएं, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो खास तौर पर माँ के 5 साल तक तो माँ से ही उनका अटैचमेंट रहता है ज्यादातर। तो बच्चों की टेक केयर अगर आपको करना है, उनका ध्यान रखना है, तो आपको इन सारे वैक्सीन वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है तो उसका एक हेल्थ कार्ड बनता है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उस कार्ड पर दिया रहता है। आप जब भी टीकाकरण के लिए जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए तो उस पर वो टिक मार्क करके दे देते हैं कि कौन कौन सा टीका लग गया है। तो आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ती है, हाँ, बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया? ओके। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। ठीक है।